नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी किशोर जी ने इसके बारे में बताया कि हमें अपना बजट कैसे बनाना चाहिए और हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग की। आज हम जिन पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से पहला है व्हाई शुड बी इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन सी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम हमारी टैक्स फ्री होगी या टैक्सेबल होगी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा सेव्ड अमाउंट है उस पैसे से हमने पैसे कमाने को ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सही इन्वेस्टमेंट वही होती है जो हमें टाइमली अच्छी रिटर्न दे। वाई शुड बी इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, हमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आप जानते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई रोज बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है और हमारी पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है, हमारी बाइंग पावर कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। जो 100 रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले थी, आज उसकी वैल्यू उससे कई गुना कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो आज की डेट में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है अप्रॉक्स 5% के। तो हमें अपने पैसे को इस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कम से कम हम उसकी रिटर्न 5% की आए, जिससे हमारा पैसा लॉस ना हो। कम से कम जो महंगाई की मार हमारे पैसे पे पड़ रही है उस महंगाई की मार से हम अपने पैसे को सेव कर सकें। तो अचीव फाइनेंशियल गोल, आप जानते हो कि कोई भी हमारा फाइनेंशियल गोल है उसको पाने के लिए हमें एक ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, कम पैसे से हमारा कोई भी गोल नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी हर मंथ की इनकम है, मंथली इनकम है, एक मंथ में वही इनकम आएगी, उससे ज्यादा पैसे की जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंशियल गोल में हमारा मैरिज का हो सकता है, बच्चे की शादी का हो सकता है, उसका एजुकेशन प्लान हो सकता है, कार लेना, घर लेना। तो ये ऐसे अमाउंट है जिसके लिए हमें सेविंग की जरूरत पड़ेगी या इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएट एक दिन में नहीं होती। वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें धीरे धीरे करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। टू सिक्योर फ्यूचर मीन्स रिटायरिंग एज के लिए हमें पैसा आज से ही जोड़ना होगा, जिससे कि हमारा पैसा हम अपना रिटायरमेंट का जो हमारा अच्छा फ्यूचर हो सके, हमारा रिटायरमेंट एक अच्छी सी हो सके। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के रूल्स। इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक रूल क्या होते हैं। स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। इन्वेस्ट करना हम जितना पहले स्टार्ट कर दे, जितना पहले स्टार्ट कर दे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और इन्वेस्ट करने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जब मेरे पास एक लमसम अमाउंट हो, सपोज मेरे पास 60,000 हो, 1 लाख रुपए हो, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। जितना भी अमाउंट हो उसको इन्वेस्ट करने की आदत डे 1 से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, जितना हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें इसका ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हमारे पैसे में अच्छी ग्रोथ होती है। सेव मिनिमम 20% ऑफ इनकम, हमें अपनी इनकम का 20% मिनिमम सेव करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस, assess current financial situation, define financial goal, investment option, monitor major rebalance of your investment। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले जो हमारी इनकम है, हमारी जो हर मंथ के जो हमारे इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितनी है, कितनी हमने इन्वेस्ट करनी है, उसके लिए हमें अपनी इनकम को असेस करना होगा कि अपनी इनकम से कितना हमारी इनकम रहेगी, कितना हमारा एक्सपेंस रहेगा और कितनी हमने सेविंग करनी है। बेसिक जो राइट सेविंग रूल होता है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। पहले हमें टोटल इनकम में से अपनी सेविंग को माइनस करके फिर उसके बाद एक्सपेंस करना चाहिए। डिफाइन फाइनेंशियल गोल, हमारे फाइनेंशियल गोल क्या क्या हो सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज, रिटायरमेंट प्लान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यदि मैं आज की डेट में प्लान करता हूँ कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है आज से 10 साल बाद, तो मुझे आज से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं उस काम को, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाऊंगा। चाहे मुझे घर परचेज करना हो, चाहे मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ भी करना हो,
तो मुझे आज से उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो हमें एक गोल अपना डिफाइन करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट के हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, गवर्नमेंट की स्कीम्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, कई कंपनियों की एनसीडीज आती हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पहला आता है हमारे पास लो रिस्क एंड लो रिटर्न्स। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है इनमें हमारा रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन इनसे जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से, उसकी रिटर्न भी थोड़ा कम होती है। बैंक एफडी की बात करूं, फिक्स डिपॉजिट में 4 से 6% के बीच इंटरेस्ट चल रहा है, आरडी में भी 4 से 6। लेकिन जो आरडी और एफडी से जो हमारी इनकम जनरेट होगी, हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। उसको उस अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट को हमें अपने इनकम टैक्स में, अपनी इनकम वाले पार्ट में उसको कंसिडर करना होता है, उस पर टैक्स पे करना होता है। हम गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, एनएससी होती है, एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्रा, इसमें भी 5 से 7% के बीच हमारा इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। ये इनकम भी हमारी टैक्सेबल होती है, इसमें भी हमें टैक्स पे करना होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पीपीएफ अकाउंट में ये हमारा 15 साल का होता है, जिसमें लॉक इन पीरियड होता है हमारा टोटल 15 ईयर का। 6 साल बाद हम इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, गवर्नमेंट की स्कीम है, सिक्योर रिटर्न है, तो 7 से 8% के बीच हमारी इसकी रिटर्न आ जाती है। रिटायरमेंट प्लान के लिए पीपीएफ भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। 10 साल से कम की बेटी के लिए हम ये वाली स्कीम ले सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है, और जो इससे इनकम जनरेट होगी यह टैक्स फ्री होगी। पीपीएफ की इनकम, जो पीपीएफ से इनकम जनरेट होगी वो भी टैक्स फ्री होगी, और सुकन्या समृद्धि योजना से जो इनकम जनरेट होगी ये भी हमारी टैक्स फ्री होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। शेयर मार्केट, आप लोग जानते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतना उतार चढ़ाव होता है कि हमारा पैसा कभी भी डाउन हो सकता है, कभी अप भी हो सकता है। लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस हमें जरूर लेनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। मार्केट में हम 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो हम इक्विटी ले सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट के थ्रू हम शेयर परचेज कर सकते हैं, और अपने शेयर को हमें खुद ही मॉनिटर करना पड़ता है कि हमारे शेयर की आज क्या वैल्यू है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो हमें उसके बाद खुद ही उसको चेक करना पड़ता है, कब हमने इसको सेल करना है। इसके थ्रू हम उसको कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कोई फंड लॉन्च करती है, एनएफओ लाती है मार्केट में, उसके थ्रू आम पब्लिक से पैसा लेती है, और उस पैसे जब उनके पास एक मुश्त अमाउंट हो जाती है, एक अच्छी रकम आ जाती है, एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर फंड को मॉनिटर करना, हमने उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। सपोज उस फंड को हमने आईटी में डालना है, फार्मा में डालना है, रियल एस्टेट में डालना है, और किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में जाना है, तो ये टोटली उस फंड को जो देख रहा है या मॉनिटर कर रहा है वो एक फंड मैनेजर कर रहा है हमारे बिहाफ पे। उसके लिए कंपनी, जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हल्का सा एंट्री लोड दिया जाता है, जिसके वो चार्जेस, उसकी सैलरी, फंड मैनेजर की चार्जेस जो भी होंगे उस टाइम हमसे लेते हैं। लेकिन हमारे बिहाफ पर एक एक्सपर्ट हमारे फंड को मॉनिटर करता है, जिसमें उसकी ग्रोथ के चांस अच्छे होते हैं और लॉस के चांस यहाँ पे थोड़ा कम हो जाते हैं। फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के हमारे पास ऑप्शन है। हम उसमें लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास आज 60,000 रुपए, मैं 60,000 उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 1 लाख रुपए, 1 लाख उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मुझे यूनिट अलॉट हो जाएंगी। यूनिट अलॉट होने का तरीका क्या होता है, सपोज मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे, तो एक पर्टिकुलर उसमें म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होगी, उस एनएवी से उसको डिवाइड करके हमारी यूनिट आ जाती है, उतनी यूनिट हमारे पास आ जाती है। कल को उस यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी, जब हमारा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ेगा। तो एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू अमाउंट, वो अमाउंट हमें उस टाइम पे मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है इसमें एसआईपी, बड़ा पॉपुलर है आज की डेट में, हर एक को पता है कि एसआईपी करनी चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या फायदा होता है, उसमें तो लमसम में तो हम एक मुश्त रकम दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मंथली एक फिक्स अमाउंट, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे अकाउंट सर मैंने 5,000 रुपये मैं
इसमें लगाना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये हर मंथ म्यूचुअल फंड में जाएंगे। कभी मार्केट डाउन भी रहेगी, यदि मार्केट डाउन रहेगी तो उस मंथ हमारे नंबर ऑफ यूनिट हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन रहेगी, एनएवी डाउन रहेगी, तो 5,000 से उस एनएवी को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट जो है वो थोड़ा उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एसआईपी सबसे अच्छा ऑप्शन है। रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छी आ जाती है। म्यूचुअल फंड में हमारे रिटर्न 10%, 12, 18, इवन तक की 30% तक रिटर्न आई है म्यूचुअल फंड में। उसके बाद है ELSS, टैक्स सेविंग प्लान। इसमें भी हम 80C की रिबेट ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। कुछ म्यूचुअल फंड होती है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल से पहले हम उस म्यूचुअल फंड को निकाल नहीं सकते जो टैक्स सेवर वाले होते हैं। लास्ट में एक बार फिर कहूंगा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें मार्केट रिस्क है, तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट करें। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाया कि सपोज मैं 1,000 रुपये 1,000 रुपये की मंथली SIP करता हूँ, या मेरा PPM में जा रहा है, या मेरी RD है। यदि मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6% मिल रहा है, तो मेरा इसका अमाउंट हो जाता है 1,64,700 रुपये पहले 10 साल में, और 15 साल में यह अमाउंट मेरा होता है 2,62,300। तो एक छोटी बचत, जो कि 1,000 रुपये की बचत है, इसको हम रेगुलर बचत करते हैं, तो ये लास्ट जब 25 साल के लिए करते हैं तो ये हमारा अप्रॉक्स 7 लाख करीबन हो जाता है 1,000 रुपये की, ये 1,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि हम इसी को 8% में देखें तो ये हमारा 9,57,000, और यदि मैं इसको 14% की बात करूं तो ये मेरा 27 लाख अप्रॉक्स आ जाता है 1,000 रुपये पर मंथ की, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। एक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाती है। छोटी बचत, इसलिए अपनी बचत को हमेशा रेगुलर करिए, और जिससे हमारा एक अच्छा अमाउंट हमें आखिर में मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट, आप सभी लोग जानते हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो यदि हमारे पास ज़्यादा पैसे, तो हम उसमें रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लैट में कर सकते हैं और लैंड में कर सकते हैं। लैंड में इन्वेस्ट करना इन कंपेयर टू फ्लैट ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो लैंड बेटर ऑप्शन है इस फ्लैट से। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि हमने अपने रहने के लिए करना है तब तो हम करेंगे उस पर फ्लैट में, लेकिन उसकी पॉइंट भी, और इसमें जो जब भी हम लैंड या उसको पर्टिकुलर फ्लैट को सेल करेंगे, हमारे उस पर कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स भी हमें इसको पे करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हम फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SGB बॉन्ड, या भी इसके गवर्नमेंट के बॉन्ड भी आए हैं गोल्ड के, तो हम बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एनुअली हमें 2.5% मिलता है। अब जो हमारा गोल्ड है वही रहेगा, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का। 8 साल बाद हमारा उस बॉन्ड को हम इनकैश कर सकते हैं। ETF के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें इसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट चाहिए, पर डीमेट अकाउंट के थ्रू भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम NPS, आप सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्कीम हमें अपने पास रखनी चाहिए, कि जिससे हमारा रिटायरमेंट एक अच्छा से हो जाए। उसके लिए NPS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2004 में ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थी, 2019 से ये आम पब्लिक के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मिनिमम साल का इसमें 6,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होता है, मैक्सिमम कोई भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 साल में इसकी मैच्योरिटी होगी। 60 साल में क्या होता है कि हमें 60% उसी टाइम मिल जाता है, और 40% की हमें एन्युटी उसके बाद मिल जाती है। उसकी हमारी वो जो उसका 40% है उसकी हमें पेंशन मिलेगी मंथ वाइज। तो ये NPS भी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास ट्रेडिशनल प्लान आते हैं, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, टर्म प्लान, यूलिप्स। ट्रेडिशनल प्लान में इंडोमेंट प्लान बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज हमने 15 साल की पॉलिसी ले ली या 20 साल की पॉलिसी ले ली, तो 20 साल में हमें वो अमाउंट मिल जाएगा। मनी बैक में हमें टाइम पे पैसा मिलता रहता है। टर्म प्लान बड़ा ही पॉपुलर है। बेसिकली आज की डेट में टर्म प्लान हर एक को लेना चाहिए। टर्म प्लान में हमारा प्रीमियम कम होता है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, रिस्क कवर इसमें ज़्यादा होता है। यूलिप LIC जो
यूलिप जो प्लान होता है, यूलिप वाला, इसमें भी पैसा हमारा इंश्योरेंस में लगता है, कुछ पैसा हमारा इंश्योरेंस में लगता है, कुछ पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगता है। वाई लाइफ इंश्योरेंस, हमें लाइफ इंश्योरेंस क्यों करनी चाहिए? जो फैमिली का मेन अर्नर होता है, मेन कमाने वाला पर्सन है, उनका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन केस उनकी एब्सेंस में जो इमोशनल लॉस को हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन एक फाइनेंशियल लॉस को हम कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं। उस टाइम पर केवल पैसा ही काम आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट काम आएगी, आपका इंश्योरेंस काम आएगा, आपकी सेविंग काम आएगा, बाकी उसके अलावा कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में मेडिकल के जो बिल आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली अभी कोविड की केस में भी हमने देखा कि 8 लाख, 10 लाख, इवन तक कि 18 लाख तक कोविड के बिल आए लोगों की। यदि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइम जीरो हो सकती है। यदि हमने 8-10 साल में 15 लाख रुपए जमा करे और कल को कोई ऐसी डिजीज आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे पूरी इन्वेस्टमेंट उस टाइम जीरो हो जाएगी। इसलिए हमें जनरल इंश्योरेंस मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना जरूर रखना चाहिए, अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम इन लाइफ बट देयर इज नो इंश्योरेंस आफ्टर एक्सीडेंट। जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इसलिए इंश्योरेंस अपना टाइमली करना चाहिए। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, बात करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की। आपको पता है कि 80C में, इनकम टैक्स में 80C में हमें 1.5 लाख तक की रिबेट मिलती है, जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, यूलिप प्लान भी हो, और FD ले सकते हैं। लेकिन FD में हमारा लॉक इन पीरियड होना चाहिए 5 साल का। PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, इक्विटी लिंक सेविंग प्लान, इन सब में जो भी इन्वेस्ट करें हमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इस पर रिबेट मिल जाता है। इनकम टैक्स प्लान, अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। जो हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, हमें इनकम टैक्स में भी यहाँ पर रिबेट मिलती है। 25,000 तक हम इसमें रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D में। NPS, जो मैं अभी हम बात करते हैं पेंशन फंड की, तो NPS में भी हम 50,000 तक की रिबेट ले सकते हैं इनकम टैक्स में। तो टोटल हम रिबेट ले सकते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए की, 1.5 लाख प्लस 50,000, 2,25,000 तक की हम रिबेट यहाँ पे ले सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग राइट इन्वेस्टमेंट टूल इन राइट प्रोपोर्शन टू जनरेट ऑप्टिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड। हमारे इन्वेस्टमेंट टूल क्या क्या है, हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या रखना चाहिए। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट टूल हमारे बेसिकली FD हो गई, RD हो गई, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, NPS, ये हमारे इन्वेस्टमेंट टूल है। अब हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या रखना चाहिए, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है कैपिटल ग्रोथ, कि हमारे अपनी कैपिटल को ग्रोथ करने के लिए हमें क्या क्या मार्केटिंग टूल, अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्टमेंट टूल हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो कैपिटल ग्रोथ, जो हमारा पैसा है, पैसे की अच्छी ग्रोथ हो। रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें उसका रिस्क कम से कम हो, मैक्सिमम रिटर्न हो, रिटर्न अच्छी मिले। लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी की जरूरत हमें लाइफ में कभी पड़ सकती है। सपोज मैंने सब पैसा रियलिटी में लगा दिया, प्रॉपर्टी में लग दिया, मुझे अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी सेल होने में तो 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा। तो कुछ ना कुछ पैसा हमारा FD, RD या म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, जिससे हम इंस्टेंट उसको लिक्विडेट कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, कभी भी सभी पैसे को एक जगह नहीं रखना चाहिए, उसमें लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सपोज मैंने जितने पैसे हैं सब पैसे को शेयर मार्केट में डाल दिया, कल को मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मार्केट दिक्कत आती है, तो मेरा सब पैसा 1 मिनट में हो जाएगा जीरो। इसलिए हर फंड को, जो भी हमारा पैसा है, उसको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस फंड को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। टैक्स प्लानिंग, तो टैक्स की प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंगली हमें करनी चाहिए। थैंक यू।